ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो हम लोग धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे। और सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो रिलेटेड है ऑर्बिटल डायग्राम, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो एक एक करके हम मॉलिक्यूल्स को लेते जाएंगे। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑर्बिटल डायग्राम, जिसकी बात हम शुरू से करेंगे, वो है मीथेन। लेकिन उससे पहले ये स्टार्ट कहां से होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करना जरूरी है कार्बन की। तो देखिए, कार्बन के बारे में बात करूंगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2 2s2 2p2 है। ये आउटर मोस्ट शेल हुआ, और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे किया। तो अगर इसका ग्राउंड स्टेट देखा जाए, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट में खास बात क्या दिख रही है, हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड होना चाहते हैं। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर्ड होना चाहते हैं। अब अगर जरूरत पड़ी तो ये क्या होगा, ये आगे अनपेयर्ड हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये बात करता हूं तो इसको मैं कहूंगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करता हूं। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं कि चीज को देखते जाइए। तो ये आउटर मोस्ट शेल हुआ, ये आउटर मोस्ट शेल, इसका मतलब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी एटम, ध्यान से सुनिए इस बात को, कोई भी एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट क्यों होना चाहता है, कोई भी एटम, मेरा बेटा, कोई भी एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट क्यों होना चाहता है, कोई भी, जैसे कोई दोस्ती किसी के साथ होती है, तो दोस्ती किसी के साथ क्यों होती है, दोस्ती बहुत अजीब सी चीज है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमें जरूरत किस चीज की है। अगर कोई जरूरत की चीज उसके पास है तो दोस्ती आसानी से हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नोट्स कंप्लीट नहीं है और किसी के पास वो नोट्स कंप्लीट है, तो आप उससे मांगेंगे, तो जब मांगेंगे तो आदान प्रदान होगा। धीरे पहले किताबों का आदान प्रदान होगा, कापियों का आदान प्रदान होगा, फिर विचारों का आदान प्रदान होगा। तो ये शुरू कहां से हुआ, शुरू हुआ एक जरूरत से, नीड से शुरू हुआ। यानी जब जरूरत होती है तो आदान प्रदान शुरू होता है, और उसी के बाद दोस्ती हो जाती है। यानी इसका मतलब ये, अब दोस्ती के बाद क्या होता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ यहां तक हूं कि दोस्ती हो जाती है। तो अब देखिए, अब ये बात आती है कि ये ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एटम अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी एटम अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो क्यों होता है, वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहता है,
वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहते हैं। यानी ये मैं बात बता रहा हूं कि कोई मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहता है। यानी इसका मतलब पेयरिंग ऑफ unpaired electrons. Pairing of unpaired electron is the basic cause for the conversion of atom into molecules. यही वो cause है। कैसे? अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार हो जाएंगे, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो छह हो जाएंगे, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आठ हो जाएंगे। आठ मतलब ऑक्टेट रूल। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो हो जाएंगे, डुप्लेट रूल। ऐसा ही बना है। तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये खास मतलब है। अब देखिए इसको, अब यहां पर कार्बन, अब कार्बन का ये ग्राउंड स्टेट दिख रहा है, यानी ये कार्बन। अब यहां पर ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो ये ग्राउंड स्टेट में, देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ग्राउंड स्टेट में देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ एक ऑक्सीजन एटम जो है एक कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास है और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। ये रहा ऑक्सीजन। अब देखो यहां पर बेटा ये जो दिखाई दे रहा है ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर है, देखो ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है। कार्बन के ग्राउंड स्टेट में एक लोन पेयर है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड। ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए आपसे कितने लोन पेयर होते, तो आप कहोगे तीन लोन पेयर होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखिए एक ऑक्सीजन को चाहिए कितना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दो ऑक्सीजन एटम को कितना चाहिए होगा, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन एटम को चाहिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन एटम को कितने चाहिए, चार ऑक्सीजन, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा एक ऑक्सीजन को दो अनपेयर्ड, तो दो को चार चाहिए। तो अब यहां पर क्या होगा, अब अगर इसको एक ऑक्सीजन को दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो ऑक्सीजन को चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब मेरा बेटा क्या होगा, कार्बन को चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, कार्बन को चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जाए। अब ये चारों कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर देखिए ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। यहां पर देखिए ये बॉन्डिंग हो गई, ऐसा हो गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, और कार्बन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है वो ग्राउंड स्टेट में है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एक्साइटेड स्टेट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हमें ये पता चला, मैंने सिर्फ ये दो एग्जांपल जो लिए वो इस बात के लिए कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कब ग्राउंड स्टेट और कब एक्साइटेड स्टेट, ये बताया। अब चलिए आगे चलते हैं। ये धीरे धीरे स्टोरी ऑफ कार्बन शुरू हो गई है, कार्बन की स्टोरी पे सारी बात हो रही है। तो हमें अगर चाहिए हो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको देखिए। ये रहा हमारा कार्बन का एक्साइटेड स्टेट,
क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं मीथेन के ऑर्बिटल डायग्राम की। ये कार्बन जो है बेटा, ये 2s1 हुआ, ये 2px1, ये 2py1 और ये 2pz1। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। s का शेप कैसा होता है? ये स्फेरिकल होता है। px along x axis, py along y axis, pz along z axis। ये हो गया आपके। तो अब यहां पर जो बात करते हैं हम बेटा, यहां पर देखिए, ये S के बारे में अगर कहा जाए, अब देखिए प्रॉपर्टीज, जो S है वो कैसा होगा? S शेप में कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, इतना छोटा होता है कि पॉइंट हो जाता है। तो स्फेरिकल, पहली बात स्फेरिकल, स्मॉल, नॉन डायरेक्शनल। ये कैसा होता है? डंबल। ये डंबल शेप्ड होता है, ये कंपैरेटिवली लार्ज होता है, और ये डायरेक्शनल होता है। अब देखिए आपके पास S सबशेल की प्रॉपर्टीज आ गई और P सबशेल की। देखो S कैसा हुआ? स्फेरिकल, स्मॉल, नॉन डायरेक्शनल। P कैसा हुआ? डंबल, लार्ज और डायरेक्शनल। अब मेरा बेटा बात सुनिए, अगर S का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ किसी भी चीज में, S का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसमें S की प्रॉपर्टीज का रिजेंबलेंस ज्यादा होगा। आगे ये बात आएगी तो सुनना बात को ध्यान से। P की अगर प्रॉपर्टी, अगर P का परसेंटेज ज्यादा है तो P की प्रॉपर्टीज का रिजेंबलेंस ज्यादा होगा। अगर S का कैरेक्टर ज्यादा है, अगर S का कैरेक्टर ज्यादा है तो S साइज में छोटा है तो सब चीज छोटी हो जाएगी। अगर P का कैरेक्टर ज्यादा है तो P साइज में लार्ज है तो सब चीज कंपैरेटिवली बड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर मान लेते हैं S कह रहा है, अगर S को कहीं शामिल करना है तो कैसा होगा? अगर S को शामिल करना है, अगर S को शामिल करना है तो S है नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब S के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। S क्या कहेगा? कहेगा मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन P क्या कहेगा? P कहेगा हम तो डायरेक्शनल हैं, हम तो डायरेक्शनल हैं, हमको तो डायरेक्शन चाहिए। तो P डायरेक्शनल है, S नॉन डायरेक्शनल है। अब हम लोग इनको यूज करके बात करने जा रहे हैं मीथेन की। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन, CH4। अब देखिए मीथेन क्या है। मीथेन देखिए, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ने जा रहे हैं। बेटा एक एक बात को प्लीज ध्यान से सुनिए, मेरा बच्चा, मेरा लाल, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ने जा रहे हैं। अब जब हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन क्या कहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन कार्बन से कहेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन कहेगा ले लो, ये 4 ऑर्बिटल है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है। S में 1 इलेक्ट्रॉन, P में, Px में 1 इलेक्ट्रॉन, Py में 1 इलेक्ट्रॉन, Pz में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हर 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहेगा, कार्बन कहेगा हाइड्रोजन से कि भाई कितने लोग हो तुम? तो हाइड्रोजन क्या कहेगा? हम लोग 4 लोग हैं।
हाइड्रोजन कहेगा हम लोग 4 लोग हैं, हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। सीधी सी बात है भाई, हाइड्रोजन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 4 है तो कहेगा हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो कार्बन कहेगा कि जाके ले लो 4 ऑर्बिटल हैं इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या कहेंगे कि भाई हम कैसे ले ले, ये तो एक जैसे नहीं है। मेरी बात सुनना, अगर मान लो बेटा तुम 4 दोस्त कहीं गए, किसी के यहाँ गए और उसने आपको 4 दोस्त किसी के यहाँ गए, उसने आपको चाय ऑफर की। अब चाय ऑफर की किसमें, आपको बढ़िया 3 कप रखे हुए हैं एक तरीके के, 3 कप एक तरीके के बहुत बेहतरीन वाले, और चौथा वाला कैसा है, टूटा हुआ गंदा गंधैला टाइप का, बहुत ही गंदा, इतना गंदा कि क्या बताएं। 4 कपों में चाय रखी, तो जब 4 लोग बैठे होंगे तो सोचेंगे ये चौथा वाला कप कौन ले। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए आप देखिए ज्यादातर क्या होता है, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं 4 लोग 5 लोग, तो एक जैसे कप आते हैं, एक जैसे कप आते हैं। तो कार्बन ये समझ जाता है कि इन लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कहता है रुको, हम अभी बताते हैं, हम अभी तुमको एक जैसे ऑर्बिटल देते हैं। और वो क्या करेगा, उसने क्या किया, एक ऑर्बिटल लिया मेरा बेटा, एक s ऑर्बिटल लिया, एक px ऑर्बिटल लिया, एक py ऑर्बिटल लिया, एक pz लिया, 4 ऑर्बिटल लिए, ऐसे पकड़ा, रगड़ना शुरू किया इसको कस के, ऐसे रगड़ा, कस के, इतना कस के रगड़ा, इतना कस के रगड़ा कि चारों इंटरमिक्स हो गए, चारों इंटरमिक्स हो गए। s px में मिल गया, p py में मिल गया, py pz में मिल गया, s p में मिल गया पूरी तरीके से, ना s बचा ना p बचा, ना ये बचा ना वो बचा, ये वो हो गया और वो ये हो गया, यानी सारे चारों के चारों एक जैसे हो गए। इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मिला के दिखाते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। देखो ये रहा S, ये px, ये py, ऐसा बना लेते हैं py, और ये pz। अब इन चारों को कार्बन ने मिलाना शुरू किया, तो S क्या कहेगा, देखो भैया मैं मिलने को तैयार हूं। S क्या कहेगा, देखो भैया मैं मिलने को तैयार हूं, हमें कोई परेशानी नहीं मिलने से, लेकिन मेरा नाम रहना चाहिए, मेरे खत्म हो जाने के बाद मेरा नाम होना चाहिए। S सबसेल कह रहा है, S ऑर्बिटल कह रहा है, P क्या कह रहा है, P कह रहा है ऐसा है मेरा तो नाम भी हो और मेरा डायरेक्शन भी हो, क्योंकि मैं तो डायरेक्शनल हूं, मैं तो डायरेक्शनल हूं। P कह रहा है ये तो नॉन डायरेक्शनल है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो डायरेक्शनल हूं, तो मेरा तो नाम भी हो और मेरा डायरेक्शन भी हो, कोई बात नहीं। कार्बन के पास कोई रास्ता नहीं, वो शर्त मान लेता है और कहता है ठीक है तुम लोगों का नाम भी होगा और इन लोगों का डायरेक्शन भी होगा। अब देखिए इनको क्या कहेंगे, प्योर ऑर्बिटल्स। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं एरो इसलिए बना रहा हूं कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा वो यहां पे बना दूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये होने क्या जा रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। अब ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि अभी ये कंटामिनेटेड नहीं है, अभी इंटरमिक्स नहीं हुए। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। क्यों लिखा मैंने ये
एनर्जी, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी क्यों लिखा? क्योंकि ये सेकंड शेल के हैं, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। px py pz की तो इक्वल है, लेकिन s की थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल। तो intermixing of pure orbitals of almost equal energy to create new orbitals of exact equal energy। मतलब मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा चूचू अमरब्बा, सुनो मेरी बात। मतलब कि वो जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के, वो जब इंटरमिक्स होंगे तो कैसे हो जाएंगे? इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी। न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, और इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एक पेड़ पे कोई एक आम लगता है, एक तरीके का आम लगता है, दूसरे पेड़ पर दूसरे तरीके का आम लगता है। उस पेड़ की कलम, उस वाले दूसरे वाले पेड़ की कलम एक दूसरे में मिला दी, एक नई तरीके का आम लग गया, एक नई तरीके का आम लग गया। जिस आम में इसका भी कैरेक्टर होगा और दूसरे वाले आम का भी कैरेक्टर होगा, इस आम को कहते हैं हाइब्रिड आम, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वही चीज यहां पर है। अब देखिए, जब ये SPX PY PZ चारों को मिला दिया गया, एकदम कचर कचर के कस के मिला दिया गया, तो अब क्या होगा? जो शेप जनरेट होगी, नई शेप जनरेट होगी, वो कैसी होगी? वो 3 डायमेंशनल होगी। वो कैसी होगी? 3 डायमेंशनल होगी। क्यों होगी 3 डायमेंशनल? क्योंकि उसमें ये कहता है x मेरा भी डायरेक्शन हो, py कहता है मेरा भी डायरेक्शन हो, pz कहता है मेरा भी डायरेक्शन हो। तो अगर x y z तीनों डायरेक्शन हैं तो कैसा होगा? 3 डायमेंशनल होगा। तो अब सोचिए इस बात को बेटा, कि अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं इक्वल एनर्जी के, चारों को मिलाया गया तो नए 4 ऑर्बिटल जनरेट हुए, और वो 4 ऑर्बिटल जब एक साथ रहेंगे तो वो कैसे रहेंगे? 3 डायमेंशनल फॉर्म में रहेंगे। तो शेप कैसी जनरेट होगी? टेट्राहेड्रल। देखिए, ये टेट्राहेड्रल शेप जनरेट हुई। ये कार्बन है और ये 4 ऑर्बिटल है। अभी मैं इनको और तरीके से भी समझाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। ये 4 ऑर्बिटल है। अब s s नहीं रहा, p p नहीं रहा, s p में मिल गया, p s में मिल गया। ये उसका हो गया, वो इसका हो गया, दोनों एक दूसरे के हो गए, तो नया नाम होगा। नया नाम क्या होगा? s का 1 और p के 3, तो sp3। यानी इसका मतलब हुआ कि जो नए ऑर्बिटल्स बने उनका नाम होगा sp3। यानी
एक S का हो गया और एक 3 P के हो गए। तो अब यहां पर इंफॉर्मेशन जो क्रिएट होती जाएंगी वो मैं लिखता जाऊंगा। तो इंफॉर्मेशन क्या क्रिएट हुई बेटा? पहली इंफॉर्मेशन शेप, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने बताया था। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं और यहां पर एक एक चीज को हम बताते जाएंगे क्योंकि मुझे अभी टेट्राहेड्रल ठीक से समझाना पड़ेगा। तो देखिए शेप के बारे में बात करता हूं, एक एक इंफॉर्मेशन यहां लिखते जाते हैं। पहली चीज शेप 3 डायमेंशनल है और टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल पहली इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी इसका मतलब अगर मैं कहूं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर तो 1/4 3 p का है और एक 1 का s का है। एक ऑर्बिटल s का है बेटा, 3 ऑर्बिटल p के, तो टोटल हुआ 4 जिसमें कि एक s का है, तो 1/4 इंटू 100 25%। तो p कितना हो गया? 3/4 इंटू 100 75%। ये अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है बेटा, यानी जिन दोस्तों को बुलाया था, जिनके लिए नए कप 4 लाए गए, पता चला चाय लेकर के आए तो दोस्त ही नहीं दिख रहे। मतलब वो हाइड्रोजन कहां गए भाई? ये हाइड्रोजन जिनके लिए सारा काम हुआ, जिनके लिए नए 4 कप आए एक जैसे कप। अभी मैं इसको दूसरी तरीके से भी बना के दिखाऊंगा, पहले ध्यान से देख लो। एक जैसे कप आए जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी। टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्ट इक्वल एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इनको क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑल दीज 4 आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये कार्बन के जिसको उसने हाइड्रोजन के लिए तैयार किया। तो अब हाइड्रोजन क्या कहेगा? हम आ रहे हैं। और हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के लिए लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे? 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, यानी इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, वो भी s। तो देखिए मैं बनाता हूं उसका भाई, जो कह रहा है उसको बनाया जाए। ये यहां पे बैठ गया कि हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे बैठ गया कि, तीसरा हाइड्रोजन यहां पे बैठ गया करके। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें आएंगी बेटा, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहां पे आएगा। अब देखिए ये S है, ये S हुआ, ये S, ये S हुआ, ये S हुआ, ये S ऑर्बिटल हुए बेटा। अब ये ओवरलैपिंग एरिया, भाई अगर आप चाय का सिप ले रहे हो तो मुंह से कप तो लगेगा ना, तो ये ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग एरिया। और अगर मैं न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को मिला दूं, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को मिला दिया जाए तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कहलाया। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखिए बेटा, अगर न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से मिलाते हैं, सुनिए बेटा, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से मिलाते हैं तो वो जो लाइन है उसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और उस लाइन पर अगर कोई भी ओवरलैपिंग एरिया आता है, यानी इसका मतलब द ओवरलैपिंग एरिया
which comes on the internuclear axis, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन और हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, हेड ऑन और हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। अब ये कहां है? ये रहा, ये है, ये ओवरलैपिंग एरिया। ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस को मिला दिया, इसको मिलाने पर जो ओवरलैपिंग एरिया आया इसको क्या कहते हैं? 1 2 3 4, ये 4 ओवरलैपिंग एरिया जो आ रहे हैं इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और ये क्या देता है? इट गिव्स सिग्मा बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। यानी इसका मतलब कि सिग्मा बॉन्ड कहां से आता है? सिग्मा बॉन्ड आता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से। अगर कोई ओवरलैपिंग एरिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आता है तो वो जो ओवरलैपिंग है दैट गिव्स सिग्मा बॉन्ड। यानी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए इन सिग्मा बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे कहते हैं? sp3s, 4। मेरा बेटा यहां पर देखिए, फिर से एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। sp3 और s, ये sp3 ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है तो ये सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसा है? sp3s सिग्मा बॉन्ड। इसको ch सिग्मा बॉन्ड लिखना एक गलती हो सकती है, ch बॉन्ड लिखना एक गलती हो सकती है। जैसे लिख दिया हमने सिग्मा बॉन्ड ch, सपोज। तो हमें क्या पता ये कौन सा कार्बन है? sp3 है, sp2 है या sp है? तो पूरी बात लिखने के लिए क्या लिखना होगा? सिग्मा बॉन्ड sp3s, 4, 1 2 3 4, sp3s 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 sp3s, दिस इज। आप सुनिए, अब हमारे सामने सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो जो देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये हाइड्रोजन साइज में बहुत छोटा है, कार्बन का साइज जो भी कुछ हो, ठीक है। तो अब बॉन्ड लेंथ बताना है हमें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बॉन्ड लेंथ, एक चीज और बता देते हैं पहले यहां पर, बॉन्ड एंगल। हाँ हाँ, हमें पता है कि आपको पता है, हमको ये पता है कि आपको बॉन्ड एंगल पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट। हमको पता है, आप ये जानते हैं। हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं, ये यानी ये बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। sp3s और sp3s के बीच का एंगल, ये एंगल। आपने मीथेन का स्ट्रक्चर 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन जरूरत किस चीज की है ये देखिए। हम इसका यूज बार बार करेंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और अभी इसको और भी बताऊंगा मैं। देखिए,
तो ये हुआ इसका बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड लेंथ देखिए 1.18 एंगस्ट्रॉम, या कहीं कहीं लिखा होगा 118 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है 1.18 एंगस्ट्रॉम। देख लीजिएगा उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा 1.1 एंगस्ट्रॉम 110 पिकोमीटर, थोड़ा सा वेरिएशन कहीं कहीं दिख जाएगा। तो 1.1 एंगस्ट्रॉम, आप वो डेटा लेके चलिएगा जो एनसीईआरटी की बुक में हो, उसी डेटा को आप फॉलो करिएगा। लेकिन यहां पर देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो हुई आपकी 1.1 एंगस्ट्रॉम या 110 पिकोमीटर। अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट बात कि बॉन्ड एनर्जी आपको रटी होनी चाहिए। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी 104। अब जो यूनिट होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किलो कैलोरी में है या किलो जूल में है। जब आपको ऑप्शन में दिखा होगा तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है वो किलो कैलोरी में है, ध्यान रहे ये बात इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किलो जूल में लिख देगा तो आप जानते हैं कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है 4.1 जूल पर कैलोरी, 4.18 जूल पर कैलोरी या 4.2 जूल पर कैलोरी। तो वैसे यहां पर ये मैंने डेटा लिख दिया है। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई मीथेन स्ट्रक्चर की। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम है, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। अब मेरी बात सुनिए, कैसे हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि जब हम इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे अपने काम में मतलब जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे मेरा बेटा आइसोमेरिज्म की, तब हमें इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बार बार जरूरत महसूस होगी। तो जरा बना के देखते हैं। अब देखिए ये वाला हिस्सा मैं हटाने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हटाने जा रहा हूं। देखिए अब देखिए बेटा, अब यहां पर इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाने के लिए बनाने जा रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर, पहले देखिए मैं टेट्राहेड्रल को क्लियर कर दूं बिल्कुल। देखिए ये रहा बहुत बेहतरीन सा क्यूब। आप कहेंगे स्क्वायर बनाया है और क्यूब बता रहे हैं। सॉरी बेटा, अभी क्यूब बनाने जा रहा है मेरा बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये स्क्वायर जैसा कुछ बना, एक और स्क्वायर बना ले बेटा। देखो बेटा बिल्कुल एक एक चीज को अगर ध्यान से देखा जाएगा तो बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ये अब इनको मिला दिया जाए। अब अपने कमरे में देखो, जो कमरा आपका है, जिस कमरे में आप बैठे, जहां बैठे हैं उसको देखो। उस कमरे को अगर आप देखोगे तो आपको वो क्यूब के फॉर्म में नजर आ रहा होगा, या लगभग क्यूब के फॉर्म में नजर आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कमरे की जो लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, तो लेकिन लगभग क्यूब की तरह आप सोच सकते हो। तो जरा देखो, ये एक हमने इस तरीके से मार्क कर लिया, ये डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब कमरे में ऊपर जो आपने ले लिया है, जो डायगोनल कमरे में ऊपर लिया है, उसका डायगोनली परपेंडिकुलर दूसरा ले लो, ये हो गया। अब मेरा बेटा यहां पर अगर मैं एक सेंटर में एक रख दूं,
देखो एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड बना, तीसरा बना, और ये चौथा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए बेटा करिए। ये अब ये चार बॉन्ड हैं बेटा, अगर इनको ध्यान से देखा जाए, अगर मैं कहूं कि ये, अब ये सारे स्ट्रक्चर हमारी जरूरत है बेटा, समझ लीजिए। ये मैंने क्या किया, देखो ये बोर्ड में अंदर की तरफ है और ये बोर्ड से बाहर की तरफ है, ये बोर्ड में अंदर की तरफ है। देखिए ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ब्लैक हिस्सा है और इसका ये रेड है। अब मैंने ये ऐसे बनाया, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक वाला आपसे दूर है और रेड वाला आपकी तरफ है। तो अब ये क्या है, ये बोर्ड के अंदर और ये बोर्ड के बाहर है, ये बोर्ड के अंदर ये बोर्ड के बाहर है, बिल्कुल वही चीज है। अब देखो यहां पर इसको ऐसे पकड़ लिया जाए, देखिए ये जो मैं फॉर्म है जो मेरे हाथ में, आपको ऐसे दिखाई देगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए आप ध्यान से देखिए बेटा, ये देखिए ये रेड वाला अंदर की तरफ है, ब्लैक वाला आपके तरफ है, आपकी तरफ। तो ये कैसा हो गया, ये बोर्ड में अंदर है, ये बोर्ड में बाहर, और ये बोर्ड में ऊपर है, ये बोर्ड में नीचे, ये बोर्ड में ऊपर है, ये बोर्ड में नीचे की तरफ। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री है, ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पे 90 डिग्री है। जरा मैं बनाता हूं, फिर से आपको एक बार दिखाता हूं। हमें आगे इन डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, और बीच में ये कार्बन। ये तो आप जरा देखिए, ये रेड वाला अंदर की तरफ, ये ब्लैक वाला बाहर की तरफ, ये ऐसा हो गया। अब देखो बेटा, ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले तो ये जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। इसका मतलब ये प्लेन जिसमें दोनों बॉन्ड हैं उसका रिजल्टेंट ये प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर है उसमें जो रिजल्टेंट है वो दोनों एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, यानी रिजल्टेंट ये वाला और रिजल्टेंट ये वाला एक दूसरे के कोलिनियर हैं। ये डाइपोल मोमेंट में काम आएगा। मैं इसमें बना के दिखा रहा हूं, देखिए ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर एक लाइन खींच ली, इसका रिजल्टेंट इन दोनों पे लाइन खींची, इसका रिजल्टेंट, तो दोनों ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं। दोनों लाइनें कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर एक ही लाइन पर है। मेरी बात समझ गए।
अब इसका यूज कहां करेंगे? अगर मान लीजिए ये कार्बन है और ये Cl है और ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है, तो इन दोनों का डायपोल का रिजल्टेंट ये आएगा, ये डायपोल, ये डायपोल, ये डायपोल और ये डायपोल। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ इक्वल एंड अपोजिट, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये यूज करेंगे आगे हम, इसलिए बताया। एक बार फिर से, ये टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन है। टेट्राहेड्रल को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप जो देखते हैं ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि मैं आगे कराऊंगा। ये तुम्हारा सॉलिड लाइन और कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये अंदर की तरफ दिखा रहा है, ये बाहर की तरफ दिखा रहा है। और ये जो ऐसे दिखाते हैं, ये प्लेन में दिखाते हैं। तो देखो, जो ये लाइन दिखाते हैं ये उसी बोर्ड में दिखा रहे हैं, ये अंदर की तरफ है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये बाहर की तरफ है। ये जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको काम आएगा। ये फ्लाइंग एंड वेज रिप्रेजेंटेशन कहलाता है टेट्राहेड्रल का। तो अब देखिए यहां पर मैंने क्या क्या बताया, ये क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि अगर जो आपके कमरे का ऊपर वाला जो आप डायगोनल ले रहे हैं, ये डायगोनल का जो ये प्लेन आएगा, देखिए ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है, और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी जिस प्लेन में दो बॉन्ड होंगे, टेट्राहेड्रल में जिस प्लेन में दो बॉन्ड होंगे, बाकी बचे हुए दो बॉन्ड उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगे। चाहे यहां देख लीजिए दो बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड पे परपेंडिकुलर है, चाहे ये देख लीजिए ये दो बॉन्ड इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इससे ही ये तीनों जनरेट हुए। तो ये आपका हुआ मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक से इसको तैयार करिए एक एक चीज को इंपॉर्टेंस के साथ, और ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ये डेटा याद होना चाहिए। कैसे कैसे मैंने सब चीजें बताई, इसको ध्यान से रट लीजिए। अगला वीडियो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथीन का होगा, उसी के साथ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथाइन होगा दूसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो में ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एलीन होगा। एलीन जानते हो? नहीं जानते हो? तीसरे वीडियो का इंतजार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल।